नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी लखनऊ के दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कई बड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई है। आइए आपको पूरी खबर में बताते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी लखनऊ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। राज्य मंत्री सतीश शर्मा और ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने स्वागत किया। सबसे खास बात ये कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस दौरान गेहूं खरीद, पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसे बड़े मुद्दों को लेकर बैठक की, जो एक कॉमन मैन को टच करती है और उसमें भी अन्नदाता किसान और मध्यम और निम्न आय वर्ग के आम नागरिक से जुड़ी हुई इन तीन महत्वपूर्ण स्कीम को, जिस पर प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर रहता है, उन सब का आपने यहां रिव्यू किया है। अपना मार्गदर्शन हमारी राज्य की टीम को दिया है। मैं इसके लिए आपके आगमन पर आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारी टीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप तो सबसे अच्छा जो बेस्ट हो सकता है उतना परिणाम यहां पर उत्तर प्रदेश देगा और जो टारगेट यूपी का होगा उस ससमय हम उसको प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से आपका और आपके साथ आई पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वहीं पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर योजना से किसानों को सोलर पंप और बिजली की सुविधा को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम योगी का आभार जताया। 1.5 महीने पहले मेरा बात भी हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो उन्होंने भी बहुत ही रुचि लेकर गेहूं का प्रोक्योरमेंट हो या पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम और ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ही बढ़िया उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर में एक विशेष टारगेट लेके आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। मुझे तो इतना ही कहना है, देश में अभी जो स्टडी वगैरह हुआ है, 2032 तक हमारा पूरा एनर्जी का डिमांड है वो डबल हो जाएगा। आज के दिन में जो है डबल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी आपका जो रिसेंट इन्वेस्टर मीट हुआ है उसके अनुसार डबल से ज्यादा होगा। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी में और ओवरऑल एनर्जी में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और तेजी से आप करते हैं तो और बाकी राज्यों को भी एक आप उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने अयोध्या में जो किया है और वाराणसी आप आगे जो बढ़ रहे हैं और ओवरऑल जो रिन्यूएबल एनर्जी में आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से और एक बार धन्यवाद देता हूं। केंद्र मंत्री का ये दौरा दिखाता है कि गेहूं खरीद से लेकर सोलर योजनाओं से लेकर हर कदम पर ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैमूर राणा को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आतंकी राणा की भारत वापसी पर इसे भारत सरकार की बड़ी कामयाबी बताया। साथ ही वक्फ कानून और बिहार की सियासत पर भी अपनी बात रखी। देखिए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि तहव्वुर राणा एक खूंखार अपराधी है, उसे 16 साल बाद भारत लाया जा रहा है। साथ ही इस कामयाबी को भारत सरकार की कूटनीतिक जीत बताया है। 16 वर्षों के बाद उसके गुनाहों की सजा मिलेगी तो निश्चित तौर से ये भारत के लोगों के लिए कितना संतोष होगा कि अगर हेडली और तहव्वुर राणा ने मिलकर या पाकिस्तान पाक हाफिज सईद लखवी लोगों ने जो एक षड्यंत्र रचा था और आज भी हम 26/11 मुंबई के उस हमले को भूल नहीं पा रहे हैं जो 4 दिन तक चला था। और मुझे लगता है कि तहव्वुर राणा ही नहीं आ रहा कि उसको उसकी सजा मिलेगी, वो पाकिस्तान के भी का राज बताएगा कि इसमें और कौन कौन से मास्टरमाइंड थे। ISI के लोग हों या पाकिस्तान की सेना से जुड़े हुए लोग हों या आतंकवादी हों, अब बहुत से राज खुलेंगे। तो निश्चित तौर से जो काम कांग्रेस यूपी की सरकार नहीं कर पाई
26/11 की घटना उनके ज़माने में हुई। प्रधानमंत्री का, सरकार का दायित्व था कि उसका प्रत्यार्पण करा करके भारत में ला करके उसके गुनाहों की सज़ा दिलाने के लिए ट्रायल कराना चाहिए था, लेकिन आज वो काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। देश की पार्लियामेंट से वक्फ का कानून पास हो गया है। लोकसभा, राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी के उस कानून के बाद महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है और मंजूरी के बाद वो देश का कानून बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है। लेकिन जहां उस कानून का देश के आम गरीब, मुसलमान, पसमानदा, महिलाएं, खवातीन, अनाथ बच्चे जहां स्वागत कर रहे हैं, वहीं पे आज कुछ जगहों पे राज्य सरकारों के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, उनके संरक्षण में आंदोलन चलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल में ममता गवर्नमेंट आज वक्फ के खिलाफ एक आंदोलन के लिए संरक्षण दे रही। किस तरह से मुर्शिदाबाद में, बंगाल में हिंसा हुई और राज्य प्रायोजित, जिसको स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस कहते हैं, कोशिश हो रही कि इस वक्फ को लेकर के विरोध हो। बंगाल में लगातार जिस तरीके से 2 दिन प्रदर्शन हुआ, आज हिमायत उलमा का है, इनको सबको ममता बनर्जी की सरकार और तृणमूल कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा बीजेपी सांसद ने वक्फ कानून पर भी बात की। जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष इस कानून के खिलाफ है और साथ ही उन्होंने बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। देश का कानून है, देश में लागू होगा, कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो ममता के द्वारा दिए गए संरक्षण के बावजूद, या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 3 दिन चलने नहीं दिया विधानसभा और वहाँ के विधायक किस तरीके से हिंदू तिलक लगा करके जिन अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह से वक्फ की कानून जो लोकसभा, राज्यसभा से पारित होने के बाद कानून बन गया, उसकी प्रक्रिया फाड़ी, असंवैधानिक काम किया है और सदन को चलने नहीं दिया। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है आपस में। जिस तरह से चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनकी आपस की प्रतिस्पर्धा है मुसलमानों को इससे जोड़ने के लिए। अब बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार में इस वक्फ के कानून को लागू नहीं होने देंगे। एक तो 2025 में बिहार के चुनाव में वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, शायद अब वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कमल खिलने जा रहा है, तो और ये कानून पूरे देश के लिए पार्लियामेंट के पास अधिकार है। अब ये कानून बन चुका है पार्लियामेंट से, महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। देश की तेजस्वी हो, ममता हो, स्टालिन हो या हमारे जम्मू कश्मीर की महबूबा हो, अब इस कानून को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। इस कानून का उद्देश्य देश के हमारी मोदी सरकार का ट्रांसपेरेंट कानून बना करके वक्फ की जो खुर्द-बुर्द आज मुतवल्ली कर रहे हैं उसका रखरखाव उचित हो, कोई वक्फ की ज़मीन को बेच न सके और उसकी आमदनी से गरीब, आम मुसलमान, पिछड़े, पसमानदा को फ़ायदा हो। इसलिए इस कानून का संशोधन मोदी सरकार ने किया है, जिसका पूरे देश में स्वागत है। तहव्वुर राणा का भारत आना 26/11 के पीड़ितों के लिए इंसाफ की एक उम्मीद लेकर आया है, जो केंद्र सरकार की कूटनीतिक बड़ी जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज बरसात ने गर्मी से जो लोग परेशान हो रखे थे उससे राहत दी है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, कानपुर में भी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। देखिए। लखनऊ में इन दिनों गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। अप्रैल में ही तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया था और लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। सुबह आसमान में काले काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर शुरू हुई जोरदार बारिश। ये सब पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुआ, जिसने मौसम को एकदम बदल दिया। कई इलाकों में भारी बारिश हुई और ज्यादातर हिस्सों में दिन में भी अंधेरा सा छा गया।
सड़कों पर पानी भर गया, लोग छाते लेकर निकले और बच्चों को बारिश में खेलते हुए देखा गया। जो लोग गर्मी से परेशान थे, उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लखनऊ के गोमती नगर, हजरतगंज और चारबाग जैसे इलाकों में बारिश का खूब असर दिखा। वहीं मौसम विभाग ने भी बता दिया है कि ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। अगले 2 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं आंधी भी चल सकती है, तो लोगों से सावधान रहने को कहा गया है। अब बात करते हैं कानपुर की। वहां भी बारिश ने लोगों को गर्मी से छुटकारा दिलाया। सुबह की बारिश के बाद मौसम ठंडा और सुहाना हो गया। लोग घरों से बाहर निकले, चाय की चुस्कियां लेते दिखे और बच्चों ने बारिश का मजा लिया। कानपुर के बाजारों में भी रौनक लौट आई। गर्मी की वजह से जो लोग घरों में कैद थे, वे अब बाहर की ताजी हवा का लुत्फ उठा रहे हैं। ये बारिश भले ही लोगों को राहत दे रही हो, लेकिन सावधानी बरतनी भी जरूरी है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की दिक्कतें हो सकती हैं और तेज हवाएं भी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो ये मौसम अभी 2 दिन तक ऐसा ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इधर लखनऊ और गाजियाबाद से आग लगने की खबर सामने आई। लखनऊ के नादरगंज में एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। वहीं गाजियाबाद के लोनी में कपड़े के गोदाम में आग से हड़कंप मच गया। देखिए। यूपी के कई जिलों से आग लगने की खबर सामने आई है। लखनऊ के नादरगंज इलाके में सूरज इंडस्ट्री नाम की एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कंपनी में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कंपनी का ग्राउंड फ्लोर धुएं से भर गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ। आग फायर ब्रिगेड की टीम को मिली तो गाड़ियां लेकर टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान एक युवक ने जान बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब बात गाजियाबाद की है, जहां लोनी के ट्रोनिका सिटी इलाके में एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है और पुलिस जांच कर रही है। दोस्तों, इस हादसे से गोदाम मालिक को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जान का नुकसान नहीं हुआ। दमकल की टीम ने वक्त पर पहुंचकर बड़ी मुसीबत टाल दी। अब सवाल ये है कि आग लगने की असली वजह क्या थी और इसे कैसे रोका जा सकता था। जांच का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ और गाजियाबाद से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। लखनऊ के हजरतगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रखे मजदूर को कुचल दिया। वहीं गाजियाबाद में एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 युवकों की जान चली गई। यूपी के अलग अलग जिलों से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। पहला हादसा लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हुआ, जहां बहुखंडी आवास के पास एक तेज रफ्तार की कार ने फुटपाथ पर सो रहे मजदूर को रौंदते हुए निकल गई। मजदूर की हालत नाजुक बनी हुई है, उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद वहां मौजूद मजदूरों के साथियों ने ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे कार छोड़कर भाग निकला। इसके बाद मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। दूसरी खबर गाजियाबाद से है। यहाँ थाना कविनगर इलाके के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर एक तेज रफ्तार गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में गाड़ी में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है कि आखिर कैसे हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब बात अयोध्या की, जहां से एक दुखद खबर सामने आई। गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टेम्पो और बस की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए। यह हादसा सुनकर हर कोई परेशान है।
अयोध्या में एक बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा अयोध्या के गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि एक टेम्पो गलत दिशा से आ रहा था और उस बस से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत श्री राम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग नेपाल से अयोध्या दर्शन के लिए आए थे, जो इस हादसे का शिकार हो गए। ऑटो में जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तो बस ने टक्कर मार दिया। कितने लोग? हम लोग आए 120 लोग और 12 ऑटो किया हुआ था, एक को मार दिया पल। तो क्या स्थिति है इस समय? क्या स्थिति, कितने लोग आपको घायल हैं? हमारे 13 लोग घायल है और यहाँ से रेफर किया है। वो कौन सी बड़ी मेडिकल कॉलेज में किया है। किसी की डेथ वगैरह भी हो गई है? नहीं, अभी तो नहीं है वो। मतलब गंभीर लोग हैं? हाँ, गंभीर है। 2-3 लोग गंभीर है। क्या नाम आपका? मेरा सुरेंद्र कार्की है। राम कितने मंदिर लोग टोटल थे? टोटल 120। वहीं घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा कि घायलों में 3 बच्चे थे जो घायल हैं। हादसे में एक महिला के सिर पर ज्यादा चोट लगने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। एक्चुअली 12 लोग आए हुए थे और ये सारे लोग नेपाल से आए हुए थे। नेपाल के श्रद्धालु थे। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। ई रिक्शा से आए हुए थे जिससे इन्हें बस या किसी कार वगैरह ठोकर लग गई थी, जिसकी वजह सारे लोग 13 लोग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त थे, घायल हुए थे। उसमें 3-4 बच्चे थे। बच्चों को कम चोट आई हुई थी। 1-2 बच्चे थे जिसमें वो ज्यादा चोटिल हो गए थे। बाकी एक माता जी थी जिनको हेड इंजरी हुई थी। हेड इंजरी में उनको गहरी चोट आई हुई थी, जिसके लिए उनको हमने राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज, नजदीकी मेडिकल कॉलेज में यहाँ से रिफर कर दिया था और टोटल 10 लोगों को यहाँ से रिफर किया गया है। बाकी एक बाबा जी थे जिनका नाम धनपति चाकागोई था। वो बाबा जी को गले के पास में ज्यादा चोट आई हुई थी, बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। यहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके उनको भी नजदीकी मेडिकल कॉलेज में, राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज में रिफर किया गया है। पुलिस ने बस और उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हादसे की जांच शुरू हो गई है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये टक्कर कैसे हुई। जहां इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं घायलों के परिजन चिंता में हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इधर सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक पत्रकार की हत्या की साजिश रचने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब सीतापुर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। आइए जानते हैं रिपोर्ट में। मामला सीतापुर के का है। मार्च को पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पत्रकार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और मौके पर ही राघवेंद्र की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा भी था। कई दिनों की जांच के बाद सीतापुर पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दा दिया है। पुलिस के मुताबिक इस हत्या की साजिश एक बाबा ने रची थी, जिसका नाम शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर है। ये बाबा कार्यदेव मंदिर का पुजारी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि राघवेंद्र वाजपेयी इस बाबा के गलत कामों का खुलासा करने वाले थे और इसी डर से बाबा ने उनकी हत्या की साजिश रची। इस काम में बाबा के साथ 4 और लोग भी शामिल थे। वाजपेयी की हत्या 8 मार्च को की गई थी। इसमें थाना महोली में अभियोग पंजीकृत था। उसके क्रम में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद बाबा, असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं। इनमें से जो विकास राठौर है, ये कार्यदेव मंदिर में एक ज्योतिष और तंत्र मंत्र का काम जूनियर लेवल पे करता था। जो एक पुजारी हैं, वो अन्य हैं, वो जो लोग वहाँ पे पूजा पाठ करते थे। इसके द्वारा मंदिर में रहने वाले कुछ बच्चों के साथ में, जो किशोर अवस्था के हैं, उनके साथ में दुष्कर्म किया जा रहा था। इस बात की जानकारी पत्रकार राघवेंद्र को हो गई थी और उसके बाद इसको लगा कि मेरी बात उजागर हो जाएगी। इसी कारण से इस भय में इसने निर्मल सिंह और असलम गाजी को संपर्क किया। जो लोग स्मॉल टाइम्स क्रिमिनल हैं, उनके द्वारा पेशेवर क्रिमिनल से इनका संपर्क कराया गया और 4 लाख रुपए सुपारी देकर, जिसमें से 3 लाख रुपए मेन शूटर्स को दिए गए और 1 लाख रुपए निर्मल सिंह और असलम गाजी के पास रहे, इनकी हत्या कराई गई। सीसीटीवी के आधार पर जो मेन शूटर हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। पुलिस की अन्य टीमें उनकी गिरफ्तारी का प्रयास है। राघवेंद्र के परिवार और इलाके के पत्रकारों ने इस हत्या के खिलाफ खूब आवाजें उठाई थी।
पत्रकार की हत्या से लोगों में डर और गुस्सा दोनों था। अब पुलिस की इस कार्रवाई से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन लोग चाहते हैं कि बाकी अपराधियों को भी जल्द पकड़ा जाए। हत्याकांड का खुलासा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। बाबा को पकड़ लिया गया, पर असली सवाल ये है कि वो शूटर कब तक पकड़े जाएंगे और क्या पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अब कोई ठोस कदम उठेगा। राघवेंद्र को इंसाफ मिले, ये सबकी दुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।